Hi students, today we discuss about the fourth chapter of our political science book. The chapter name is Electoral Politics. In this chapter, we discuss about the first topic, why do we need election. Students, आज वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज़ में हमें डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिखाई देती है। कुछ ही प्लेसेज ऐसे हैं जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना हो, तो इसलिए सभी ऐसे प्लेसेस जहां पर डेमोक्रेसी पाई जाती है वहां अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए हमें इलेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। आज वर्ल्ड में डेमोक्रेसी में टू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती हैं। वन इज़ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट and second, parliamentary form of government. In the presidential form of government, people elect directly the post of president, and in the parliamentary government, people elect from one constituency one representative. We noted in the chapter 1 that there are more than 100 countries in the world which election takes place to people's representative. Students, आज संसार भर में 100 कंट्रीज से ज़्यादा कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्शन होता है और लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का काम करते हैं। इसीलिए हमें इलेक्शन की रिक्वायरमेंट है। We also read that elections are held in many countries that are not democratic. इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि बहुत सारी कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर इलेक्शन तो होता है लेकिन हम उसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज नहीं कह सकते। जैसे इलेक्शन अगर देखा जाए तो चाइना के अंदर भी इलेक्शन होते हुए देखा जा सकता है, लेकिन हम चाइना को एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहेंगे। इसी प्रकार से जब जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, मिलिट्री डिक्टेटर थे, तो इलेक्शन वहाँ भी हुआ था, लेकिन वह एक फ्री फॉर्म गवर्नमेंट वहाँ पर नहीं बनी थी। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्लेसेस परवेज मुशर्रफ के टाइम पीरियड में पाकिस्तान और आज के समय में चाइना, ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ नहीं हैं। इलेक्शन होता है लेकिन फ्री और फेयर मैनर में इलेक्शन नहीं है। बट वाई डू वी नीड इलेक्शन? एक क्वेश्चन मन में ये आता है कि हमें इलेक्शन की रिक्वायरमेंट क्यों है। लेट्स इमेजिन अ डेमोक्रेटिक कंट्री विदाउट इलेक्शन। तो हम सबसे पहले ये सोचते हैं, एक ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं जिसमें हमें इलेक्शन की रिक्वायरमेंट है। अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इन ऑल पीपल कैन सिट टुगेदर एवरी डे। स्टूडेंट, आज वर्ल्ड के ज़्यादातर कंट्रीज़ में हम देख सकते हैं कि सभी प्लेसेस पर पॉपुलेशन लार्ज अमाउंट में पाई जाती है। इतने लार्ज अमाउंट लोगों का एक साथ बैठना और उनके द्वारा डिसीजन मेकिंग करना पॉसिबल नहीं है। ना ही इतनी बड़ी संख्या में लोगों को ये मालूम होता है कि उनके लिए बेटर डिसीजन क्या हो सकता है। इसलिए लोग आज इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का यूज़ करते हैं। डेमोक्रेसी का स्टार्टिंग आज से लगभग 2500 साल पहले ग्रीक सिटी में स्टार्ट हुई थी। पहले कम्युनिटी छोटी हुआ करती थी। कम्युनिटी के सारे लोग बैठकर अपने लिए डिसीजन मेकिंग और लॉज बनाने का काम करते थे, लेकिन आज इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एक साथ बैठना और अपने लिए डिसीजन मेकिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए लोग आज अपने एमपीज़, एमएलएज़
और दूसरे रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का काम करते हैं। ऐसा ही हमारे कंट्री के अंदर भी देखा जाता है। तो लोग आज की डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का काम करते हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल इन एनी लार्ज कम्युनिटी। एक बड़ी कम्युनिटी के अंदर लोग अपने लिए लॉज बनाने का काम कर सकें, डिसीजन मेकिंग का काम कर सकें, ये बड़ी कम्युनिटी के अंदर पॉसिबल नहीं होता। नॉर इज इट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू हैव टाइम एंड नॉलेज। और इसके साथ साथ सभी लोगों को ना इतना टाइम होता है कि वे रेगुलरली डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हो सकें, और ये भी आवश्यक नहीं है कि सभी को सभी सब्जेक्ट्स के बारे में नॉलेज होती हो। इसीलिए इस प्रकार की डिसीजन मेकिंग के लिए हमें अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनना चाहिए। देयरफॉर इन मोस्ट डेमोक्रेसीज पीपल रूल थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। इसलिए हमने देखा है कि लोग ज़्यादातर अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का काम करते हैं और उनके द्वारा लॉज बनाने का काम और गवर्नमेंट को चलाने का काम, पॉलिटिकल ऑफिसेस को भरने का काम किया जाता है। इज देयर अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन? स्टूडेंट, एक क्वेश्चन और ये बनता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें लोग बिना इलेक्शन के अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का काम कर सके? लेट्स थिंक ऑफ अ प्लेस where representatives are selected on the basis of age and experience. तो स्टूडेंट्स, अगर हम रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे तो उनके एज के आधार पर और उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पर उन्हें चुना जाएगा। लेकिन सिमिलर एज और सिमिलर एक्सपीरियंस के बहुत सारे लोग होंगे जिनमें हर किसी का एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। तो हम किस आधार पर उन लोगों को चुन सकते हैं जिनका एक्सपीरियंस अलग अलग फील्ड में होगा, और इसके साथ साथ सिमिलर एज के भी बहुत सारे लोग पाए जाएंगे। लेट्स थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस, और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड नॉलेज। या फिर लोगों को उनकी एजुकेशन और उनके नॉलेज के बेसिस पर चुना जाएगा। ठीक है, हम ये सोच भी लेते हैं कि कोई ऐसा प्लेस हो सकता है जहां पर उनको उनके रिप्रेजेंटेटिव को उनकी एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर चुना जाए। लेकिन क्या हम ऐसे प्लेस को एक डेमोक्रेटिक प्लेस कहेंगे, या ऐसे लोग जो अपनी एज के बेसिस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर या अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर चुने जाएंगे, क्या यह लोगों के लिए आंसरेबल होंगे? या हम इन लोगों को डेमोक्रेटिक पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं? ऐसे प्लेस को हम एक डेमोक्रेटिक प्लेस बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे। बट कैन वी कॉल दिस प्लेस अ डेमोक्रेसी? हाउ डू वी फाइंड आउट द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव और नॉट? हम ये कैसे देखेंगे कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को पसंद करते हैं या नहीं? एंड हाउ डू वी एंश्योर दैट दीज रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ द पीपल? और इसके साथ साथ ये जो लोग हैं, ये लोग जिन लोगों ने इनको चुना है या जिन लोगों के लिए चुने गए हैं, उनके विशेष के अकॉर्डिंग, उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंग काम करेंगे क्या? हाउ टू मेक श्योर दैट दोज पीपल डू नॉट रिमेन देयर रिप्रेजेंटेटिव? दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म। इसी प्रकार के लोगों के चुनने के लिए
रिप्रेजेंटेटिव के बनने के लिए एक मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है जिसे हम इलेक्शन कहते हैं, जिसके द्वारा लोगों के लिए उनके रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का काम हो सके। सो व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक। अब अगला पॉइंट ये आता है कि क्या ऐसी चीज है जिसके द्वारा इलेक्शन को डेमोक्रेटिक किया जा सके। इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। इलेक्शन को कई प्रकार से कराया जाता है। ऑल डेमोक्रेटिक कंट्रीज होल्ड इलेक्शन। और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जो ये कहती हैं कि हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री हैं, उन सभी प्लेसेस पर यह देखा गया है कि किसी ना किसी प्रकार का कोई ना कोई इलेक्शन जरूर होता है। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शन फ्रॉम एनी अदर इलेक्शन। तो हम किस प्रकार से एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन को दूसरे इलेक्शन से अलग कर सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि कौन सा डेमोक्रेटिक इलेक्शन है और कौन सा डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं है। वी हैव डिस्कस दिस क्वेश्चन ब्रीफली इन द चैप्टर 2। वी डिस्कस मैनी एग्जाम्पल ऑफ कंट्रीज वेयर इलेक्शन आर हेल्ड। हमने ये देखा कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर इलेक्शन होता है, बट दे कैन नॉट रियली बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। लेकिन अगर सच्चाई में देखा जाए तो हम ऐसे इलेक्शन को डेमोक्रेटिक इलेक्शन बिल्कुल भी नहीं कह सकते। लेट्स recall what we learned there and start with a simple list of minimum condition of a democratic election। तो स्टूडेंट, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शन में क्या डिस्टिंग्विश हो सकते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर जो डिस्टिंग्विश है वो इस प्रकार से है, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। इसका मतलब ये हुआ कि सभी लोगों को अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार होता है। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट। और प्रत्येक व्यक्ति को जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आता है उनको एक वोट देने का अधिकार है। और हर वोट की जो वैल्यू है वो इक्वल होती है। किसी भी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन उनकी कास्ट, क्रीड, जेंडर, रिलीजियन, रीजन या अदर बेसिस पर किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं किया जाता। तो सबसे पहला डिफरेंस है डेमोक्रेटिक इलेक्शन का। जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि हर व्यक्ति को उसका वोट डालने का अधिकार है, और प्रत्येक व्यक्ति एक वोट डालता है और उस वोट की वैल्यू इक्वल होती है। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम यहीं तक के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। अगले वीडियो में हम अगले टॉपिक को लेंगे।